और बात संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की और उससे जुड़ी सियासत। 18 तारीख यानी 18 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले इसके मुद्दों की झलक दिखनी शुरू हो गई। सरकार ने जहां स्पेशल सेशन के पीछे के एजेंडे से अभी पर्दा उठाया नहीं, तो वहीं विपक्ष के नेता सनातन से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे पर विवादित बयानों की झड़ी लगा रहे हैं। इस पर सियासत भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। झलक जरा देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 के वर्ल्ड लीडर्स ने किया वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद। दुनिया भर में भारत की नई ब्रांडिंग हुई। इंडिया की जगह हर तरफ भारत की चर्चा हुई। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के पीएम मोदी के एजेंडे की जय जयकार हुई। सबने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति दी और जल्द देश के संसद में भी बार बार गूंजेगा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। नई दिल्ली में हुए G20 समिट में हिंदुस्तान ने अपनी अगुवाई में नया वर्ल्ड ऑर्डर तय किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। और इसके साथ ही G20 को वसुधैव कुटुंबकम की राह पर आगे बढ़ा दिया। G20 समिट के बाद अब सबकी निगाहें संसद के विशेष सत्र पर टिकी होंगी। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुराने भवन में शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इस शुभ दिन पर संसद का सत्र नए भवन से आगे बढ़ेगा। जब पूरे देश में विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की धूम होगी, तब इस दिन संसद के विशेष सत्र में सनातन के मुद्दे पर आर पार का शोर भी सुनाई दे सकता है, जिसके आसार अभी से बन रहे हैं। डीएमके नेता उदयनिधि के बयान से शुरू हुआ विवाद आर पार का रूप ले चुका है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को लेकर उसका रुख आक्रामक बना रहेगा। सनातन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हिंदुओं का और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो संविधान के जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, तो राहुल गांधी जी का मौन रहना ये बहुत कुछ कहता है। सनातन के मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम के माहौल के बीच इंडिया के नेता लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीर देखिए। वे झारखंड के वैद्यनाथ धाम पहुंचे और देवघर में ज्योतिर्लिंग की पूजा की। फिर कहा कि उन्होंने भगवान शिव से इंडिया गठबंधन की जीत की प्रार्थना की है। युद्ध के मैदान में हम लोग कूद जाएंगे और इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने 28 पार्टी के लोगों ने, उसके काम को अब शुरू करेगा। संसद के विशेष सत्र में जो 5 मुद्दे सबसे ज्यादा केंद्र में रह सकते हैं, जरा उन पर अब एक नजर डाल लीजिए। सफल G20 समिट में भारत की उपलब्धियां, इंडिया बनाम भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, सनातन और अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इस बीच जैसे जैसे संसद के विशेष सत्र की तारीख करीब आती जा रही है, सनातन पर हो रही बहस और इसको लेकर राजनीतिक रुख साफ करने की रेस भी तेज हो चली है। अब डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि का ये ताजा ट्वीट देखिए। उन्होंने एक जलते हुए मॉस्किटो क्वाइल की तस्वीर ट्वीट की है। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर से पहले ही की थी और अब मच्छर मारने वाले इस जलते क्वाइल की तस्वीर से साफ है कि उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया से बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि क्या स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो कहा और जो कह रहे हैं उस पर इंडिया के सभी घटक दल सहमत हैं? क्या कांग्रेस की राय भी यही है? इस बीच विवाद का सबब बने सियासी बयानों का सिलसिला राहुल गांधी तक जा पहुंचा है, जिन्होंने पेरिस में एक बयान में दो टूक कह दिया कि बीजेपी जिस हिंदू की बात करती है वैसा गीता से लेकर उपनिषदों तक में नहीं है।
I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. What the BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do, is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. राहुल ने यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्रवादी एक गलत शब्द है। So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power. राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़। जाहिर है अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये संसद के विशेष सत्र का माहौल गरमाएगी। अब तक भले ही ये साफ ना हो कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में क्या है, लेकिन अनुमान का गणित कई संकेत दे रहा है। संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर बीजेपी सरकार अहम कदम उठा सकती है। इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के मंच से ही साफ इशारा दे दिया, जब उनके आगे इंडिया की जगह परंपरा से अलग हटकर भारत के नाम की तख्ती लगाई गई। भारत शब्द G20 समिट के पूरे आयोजन में हर जगह छाया दिखा। जाहिर है विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के लिए ये बड़ा राजनीतिक संदेश है। भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इस पर रहस्य है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के बयानों के सुर को समझे तो कई इशारे एक साथ मिलते हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। इसमें अयोध्या में राम मंदिर और गोधरा का जिक्र है, उसी गोधरा का जहां 2 दशक पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लौट रहे राम भक्तों को ट्रेन में जलाने की वारदात हुई थी। उद्धव ठाकरे ने रविवार को जालना में दिए भाषण में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर एक और गोधरा जैसे कांड को अंजाम दिया जा सकता है। उद्धव ने कहा कि ऐसी साजिश रची जा सकती है कि देश भर से बस, गाड़ियों और ट्रेनों में लाखों हिंदुओं को बुलाया जा सकता है। वहां से लौटते समय बीच रास्ते में कहीं पर गोधरा कांड को अंजाम दिया जा सकता है। लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस उद्धव के बचाव में दिखाई दे रही है। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस टाइप की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। उनका शक बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बेमतलब का है, जो कि जिस तरह की घटनाएं होती रही हैं और ख़ास तौर पर जो पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो उनका बयान आया है, उससे भी ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी छवि पर सवाल खड़े करने के लिए एक रणनीति के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं, और क्या इसका वास्ता संसद के विशेष सत्र की तैयारियों से है? क्या विपक्ष का एजेंडा यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आगे बढ़े तो वे इसकी काट में सरकार को घेरने के लिए दूसरे मुद्दों की किलेबंदी मजबूत कर लें?
बीजेपी को 2024 के चुनाव में घेरने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के तर्कस के सबसे धारदार तीर कौन कौन से हैं, संसद के विशेष सत्र में इसका भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इन मुद्दों को लेकर विपक्षी गठबंधन में कितनी एकता है। अब सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि जैसे पीएम मोदी ने G20 समिट के जरिए दुनिया के भविष्य का बड़ा एजेंडा तय किया, उसी तर्ज पर वो संसद के स्पेशल सेशन में देश के भविष्य को लेकर कौन सा चौंकाने वाला दांव चलने वाले हैं, जिसका असर 2024 के चुनाव पर सबसे ज्यादा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। यूपी के घोसी उपचुनाव में जीत के बाद से पूरा विपक्ष एकदम हैप्पी मोड में। INDIA अलायंस घोसी के नतीजे को 24 का रुझान बता रहा है, लेकिन घोसी हारने वाली बीजेपी 24 में मऊ लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने इसलिए एक न्यू विक्ट्री प्लान तैयार किया। कैसे 2024 में पीएम मोदी की हैट्रिक पक्की करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक राम बाण तैयार कर लिया गया जो 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाना है। यूपी में 2024 की चुनावी बिसात पर फिर मोहरे सेट किए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष का एजेंडा तय हो रहा है और इसी के साथ लोकसभा की 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी का नया प्लान तैयार हो रहा है और इसके प्लानर हैं योगी आदित्यनाथ। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। चुनावी मंचों से लेकर विधानसभा तक में योगी इसी तेवर में हुंकार भर चुके हैं। यूपी में विरोधियों का खाता नहीं खुलने का ऐलान कर चुके हैं। 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि घोसी से 80 तक कैसे पहुंचेगी बीजेपी। अखिलेश यादव G20 को G4 घोसी का मुहावरा बता रहे हैं। योगी मोदी के विरोधी उत्तर प्रदेश में घोसी को 24 की तस्वीर बता रहे हैं। INDIA अलायंस वाले घोसी के नतीजे को 24 का रुझान बताने लगे। ये चुनाव 24 की तरफ, 24 आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ भी संकेत करता है। अब सवाल ये कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए अपने विक्ट्री प्लान को कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट करना कितनी बड़ी चुनौती है। इसे समझने के लिए सीएम योगी के सामने यक्ष प्रश्न जो है उन्हें जानना होगा। घोसी की जीत के बाद योगी अखिलेश का कद बढ़ने से कैसे रोकेंगे? घोसी में बीजेपी की हार के कथित मुख्तार फैक्टर से कैसे निपटेंगे? ओबीसी और दलितों को बीजेपी से कैसे जोड़े रखेंगे? पीएम मोदी से यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने का जो वादा है वो पूरा कैसे होगा? योगी ने इसके लिए क्या प्लान किया, वो जानने से पहले बीजेपी के कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए। जो मऊ जिले की घोसी सीट तो हार गई, लेकिन 24 में इसी मऊ में कमल खिलाने की हुंकार भर रही है। यह सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी उपचुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हार कर बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। योगी जो कहते हैं पूरा करते हैं। अब सवाल है कि यूपी में 80 की 80 सीटों पर भगवा पार्टी की कंफर्म विक्ट्री कैसे होगी? इसे समझने के लिए सबसे पहले योगी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान 3 पॉइंट में समझिए। 2014-2019 में बीजेपी को जिन जिन सीटों पर हार मिली, उन सीटों पर विपक्ष की जीत की वजह जातीय और धार्मिक फैक्टर रहा। आने वाले समय में जातीय धार्मिक फैक्टर साधे जाएंगे। 2022 में यूपी चुनाव की समीक्षा से मालूम चला कि यूपी के करीब 2.25 लाख बूथों में से 1 लाख बूथ ऐसे जिन पर बीजेपी की अच्छी पकड़ है।
75,000 बूथ ऐसे जहां स्थिति थोड़ी खराब है, इनमें 80,000 बूथ अल्पसंख्यक बहुल हैं। इसके अलावा 35,000 बूथ ऐसे जहां दूसरी पार्टियों के साथ बीजेपी की टक्कर बराबरी की है। बीजेपी ने पहले इन 35,000 बूथों को पूरी तरह से अपने पाले में करने की योजना बनाई। जिन 40,000 बूथों पर वोट कम मिलते हैं वहां सेंधमारी बढ़ाने की प्लानिंग है। घोसी के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने यादव, जाटव और मुस्लिम वोटर्स के बीच पकड़ बनाने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। मुसलमानों में सबसे ज्यादा फोकस पसमानदा मुस्लिम वोटर्स पर है ताकि अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले को फेल किया जा सके। बीजेपी को हराना या बीजेपी के लिए 80 की 80 सीटें जीतना दोनों एक चुनौती है। दोनों के लिए बीजेपी 80 में 80 जीतती है क्योंकि 13 सीटें ऐसी जहां 30% ज्यादा माइनॉरिटी है और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते। उसमें जाटव समाज है, उसमें यादव समाज है, लेकिन अगर कहीं सपा नहीं होगी तो यादव समाज कर देता है, कहीं बसपा नहीं होती तो जाटव समाज भी कर देता है, लेकिन जाटव समाज दूसरी जगहों पे भी वोट करता है। तो ये कठिन चुनौती है भाजपा के सामने भी और विपक्ष के सामने भी। पिछड़ों को साधने के लिए यूपी में बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल जैसे सहयोगी हैं जिनका पूर्वांचल में प्रभाव है। लेकिन घोसी की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर को विरोधी लगातार टारगेट और ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो, तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज्यादा मिला। घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की योगी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कितनी है, इस पर बहस तेज है। लेकिन जहां तक बात 2024 के चुनाव की, तो घोसी को 24 का ट्रेलर बताने वाला INDIA अलायंस अभी मंथन मोड में है। लेकिन बीजेपी ने गियर चेंज किया। यह साफ पता चल रहा है कि 2024 में योगी का नैरेटिव क्या होगा। यूपी में हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी है, राष्ट्रवाद को धार देने का प्रयास है, रिफॉर्म पॉलिटिक्स वाले नैरेटिव पर जोर दिया जा रहा है और ध्रुव का कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हार्ड हिंदुत्व का चेहरा। जो सनातन नहीं टिका था कंस के होंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। फिलहाल विपक्ष ने भी बीजेपी को हिंदुत्व का नैरेटिव सेट करने का मौका दिया। यूपी में हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा स्कोप है। बीजेपी के पास राम मंदिर है, शिव है, कृष्ण है, अयोध्या है, काशी है और मथुरा भी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्व की जो उनकी चुनावी रणनीति है उसका क्रियान्वयन करने के लिए योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी और मथुरा में अदालती आदेश जारी हो रहे हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में केंद्र और प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना विभेद के लागू किया है, उससे एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग बना है जो एक तरीके से कमिटेड वोटर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है। हिंदुत्व अगर बीजेपी का मुद्दा पुराना रहा है तो 2014 के बाद हाइपर नेशनलिज्म ने भी पार्टी के लिए एक नया वोट बैंक तैयार कर दिया। तो वहीं यूपी में योगी की अगुवाई में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने नया जनाधार तैयार किया। बीजेपी हर धर्म, हर समुदाय तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने में जुटी है। समाज के निचले तबके तक योगी मोदी सरकार के वेलफेयर स्कीम की जानकारी है। इन सब के अलावा सर्वे और सोशल मीडिया पर पूरा फोकस है। एक लोकसभा सीट पर करीब 3000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्लान है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी वर्चुअल वर्ल्ड के सहारे कैसे एक्चुअल वर्ल्ड में अपनी जीत को लेकर तैयारी कर रही है। लोकसभा की 80 सीटों पर सर्वे कराकर बीजेपी नेताओं से जुड़े फीडबैक लिए जा रहे हैं। लोकल मुद्दों की जानकारी जुटाई जा रही है। बीजेपी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। यूपी में योगी की कप्तानी में बीजेपी ने मैनपुरी, रायबरेली जैसी सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया। 2019 में अमेठी सीट पर राहुल को हार का सामना करना पड़ा, तो रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में ये सीटें
बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीनी और अब योगी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश फंसेंगे जरूर, मैनपुरी भी गंवाएंगे, तभी पूरा होगा योगी का मिशन 80। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।